हेलो दोस्तों, लाइव एचटी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.2। इससे पहले हम 1.1 पूरा कंप्लीट कर चुके थे और आज पढ़ेंगे 1.2, है ना। तो 1.2 का जो 1 नंबर प्रश्न है उसमें क्या कहता है, कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दें। ठीक है दोस्तों, तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, देख रहे हैं क्या नीचे में दिया गया है, प्रश्न क्या है। तो प्रश्न जो है कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है या नहीं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, फिर से सुनिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या होती है या नहीं। आप यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ चुके हैं, वास्तविक संख्या के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, यदि ठीक से पढ़ चुके हैं तो यह वीडियो आपको पूरा ढंग से समझ में आने वाला है। अगर नहीं पढ़े हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे, आप जाके पहले उसको पढ़ के आइए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हम बनाने का कोशिश करते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय वास्तविक संख्या क्या होती है। तो किसी भी प्रकार का संख्या क्या हो सकता है, किसी भी प्रकार का संख्या, चाहे वह परिमेय होगा चाहे वह अपरिमेय होगा, वो टोटल का टोटल क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सत्य। जैसे अपरिमेय संख्या क्या है, जैसे कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये वास्तविक संख्या भी तो है। तो किसी भी प्रकार का जो संख्या होती है दोस्तों, वो क्या हो सकता है, वास्तविक संख्या हो सकता है ना। किसी प्रकार क्या काल्पनिक संख्या को छोड़कर एक ही संख्या आपको बताए थे कि रूट के अंदर में जो माइनस वाली संख्या होती है, उस संख्या को छोड़कर बाकी सब वास्तविक संख्या होते हैं। इस संख्या को बाकी हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो यह कथन हम क्या लिख सकते हैं, सत्य लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो भी अपरिमेय संख्या होती है वह एक वास्तविक संख्या होती है, इसीलिए यह कथन क्या है, सत्य है। ठीक। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, है ना, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां जहां m एक प्राकृत संख्या है। जरा फिर से समझिएगा, रिपीट करते हैं प्रश्न को। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा समझ रहे हैं, यानी कि रियल नंबर्स लाइन आप देखे होंगे, यानी कि वास्तविक संख्या को जो दर्शाया जाता है संख्या रेखा पर, ये यहां पर देखिए आप, अगर यहां पर देखिए, यहां पर संख्या रेखा, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m क्या कहता है कि एक प्राकृत संख्या है। पर संख्या रेखा को समझिए, यहाँ क्या होता है, 0, इधर आएगा माइनस वाला, है ना, इधर माइनस वाला संख्या और इधर प्लस वाला संख्या, ऐसे करके अनंत तक जाएगा, इधर करके अनंत तक जाएगा। यहाँ पर समझिए कि संख्या रेखा पर किस किस टाइप का संख्या है। सर यहाँ पर जो है आपका प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। जैसे पूर्ण संख्या भी है प्राकृतिक संख्या, तो 0 से लेके कहाँ तक गया है, 1 2 3, इस तरह से अनंत तक जाएगा। इधर देखिए आप कि यहाँ धनात्मक पूर्णांक वाला संख्या है और इधर ऋणात्मक पूर्णांक वाला संख्या है या नहीं है ना। तो यहाँ पर इसका बात को पकड़िए कि संख्या रेखा पर प्रत्येक संख्या √m का रूप का, तो यहाँ तक तो बात ठीक था। लेकिन जहां बोला कि जहां m जो है वो सिर्फ क्या प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या इतने ठो प्राकृत संख्या है, लेकिन संख्या रेखा पर और भी तो संख्या है कि नहीं। क्या प्राकृत संख्या में माइनस वाली संख्या आ सकता है, तो नहीं आ सकता है। तो यह स्टेटमेंट इस प्रश्न का क्या है दोस्तों, गलत है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक वाला भी संख्या आता है और धनात्मक वाला भी संख्या आता है, लेकिन प्राकृत संख्या में धनात्मक वाला संख्या आता है लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं आ रहा है। तो ये √m जो है इस रूप से यहाँ पर नहीं दर्शा सकते हैं संख्या रेखा पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यह कथन इसका क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। ठीक, बात समझ गए ना। अब फिर से तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न को 1 नंबर जो प्रश्न था आपसे पूछ लिया था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यहाँ तो ठीक था, एक दिए कि यहाँ सत्य है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले आप समझे कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकता है क्या।
तो ये कथन भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट उसका क्या है, गलत है। वो गलत क्यों है कि देखिए परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या बोला तो वास्तविक संख्या 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है ना, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9 ऐसे डॉट 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 करके आते ही जाएगा। जो अपरिमेय संख्या का बात आ रहा है तो उसमें रूट चढ़ा के देख लीजिए एक बार, है ना, रूट 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 रूट। अब बताइए 1 का रूट टूटेगा 1 ही आएगा, 2 का नहीं, 3 का नहीं, 4 का रूट टूट के कितना आएगा 2, 5 का रूट टूट के नहीं टूटेगा, 6 का भी नहीं, 7 का भी नहीं, 8 का भी नहीं, 9 का तो टूटेगा। आप बताइए कि जो ये सभी का सभी क्या है, वास्तविक संख्या है, रूट के अंदर में हो या रूट के बाहर में कोई संख्या हो, टोटल संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती है। आप बताइए अगर ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं तो क्या ये सभी संख्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो यहां हम कह सकते हैं नहीं तो सभी वास्तविक संख्या, जितना भी वास्तविक संख्या होता है वे सभी वास्तविक संख्या ना ही तो आपका परिमेय संख्या हो सकता है सभी ठो, और ना ही तो अपरिमेय संख्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी वास्तविक संख्या हमने लिख दिए, है ना। लिखने के बाद यहाँ पर क्या पता चला कि ये एक जो है आपका परिमेय संख्या आ रहा है, ये √4 टूट के कितना आता है 2 में, इसका वर्गमूल कितना आता है 2, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया। और ये √9 जो है दोस्तों ये भी आपका टूट के कितना आ गया, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर कहता है कि जो वास्तविक संख्या होती है क्या वह अपरिमेय संख्या हो सकता है? तो सब नहीं हो सकता है, पूरा का पूरा वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसीलिए इस कथन का, इस स्टेटमेंट का, इसका हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। इस कथन का हम क्या कर देंगे, गलत, यानी असत्य है, यह कथन क्या है, सही नहीं है। ठीक, तो आप देख लीजिए, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप लोग, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 क्या है ना, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, फिर से सुनिए, क्या सभी पूर्णांकों के वर्गमूल परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। हम बिल्कुल देंगे, बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है। पहले प्रश्न की भाषा को समझिए, भाषा इसका क्या है, कहा कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, आप धनात्मक पूर्णांक पढ़े होंगे ना संख्या रेखा पर, अभी तुरंत ही बताए कि एक साइड में क्या होता है ऋणात्मक, एक साइड में क्या होता है धनात्मक संख्या, यानी माइनस वाला संख्या को हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, और धनात्मक जो पूर्णांक बोलते हैं प्लस वाला संख्या को। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं होती है तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दें जो, या जिसका वर्गमूल जो है एक परिमेय संख्या होगा। हम बिल्कुल देंगे। सबसे पहले आप समझिए कि धनात्मक पूर्णांक एक भी होता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होती है कि नहीं होती है, जाते रहेंगे। यानी कि जिन संख्याओं में प्लस लगा होता है उनको हम क्या कर सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक, और जिनमें माइनस लगा होता है उनको क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक पूर्णांक। तो इन सब में एक बार रूट चढ़ा के आप देखिए, है ना। वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, ही ना, रूट चढ़ाना। जैसे जैसे हम 9 का वर्गमूल का बात करें तो 9 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। तो जिसका रूट के अंदर में जोड़ा पुर गया ना, वो एक क्या होता है, निकल जाता है। तो यहाँ पर 9 को हम 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 3 जोड़ा में है तो एक निकल गया, यही इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। 25 का वर्गमूल का बात करेंगे सर, तो 25 को हम 5 गुना 5 रूट के अंदर में लिख सकते हैं, रूट के अंदर में जोड़ा है तो एक 5 निकल जाएगा। तो 25 का वर्गमूल हो गया आपका कितना, 5 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, अब चेक करना है कि जो संख्या होती 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब में हम अगर वर्ग करें, सबका वर्गमूल यदि करें, तो आप बताइए क्या ये सभी धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या आ सकता है? चेक कर लीजिए, 1 का रूट कितना आता है, 1, 2 का तो नहीं टूटेगा, 4 का टूटेगा, कितना आएगा 2, 6 का नहीं, 9 का टूटेगा, कितना आएगा 3। तो इस तरह से तो संख्या तो जा सकता है ना, संख्या कहाँ तक जा सकता है, सभी धनात्मक पूर्णांक को लिखें तो बहुत सारे धनात्मक पूर्णांक है, हम उतना काहे लिखने जाएंगे। सबसे पहले हमको यहाँ पर उसका गलती निकालना है, इसका भाषा का ये बात क्या है ना। तो यहाँ पर हम जब देखें
कि जितना भी धनात्मक पूर्णांक था, कुछ धनात्मक पूर्णांक का हम लिखें और यहाँ पर लिखने के बाद हम इसका पाए जब वर्गमूल किए तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या नहीं आ रहा है। जैसे कि 1 का अगर वर्गमूल किए तो 1 प्राप्त होता है, √2 किए तो ये नहीं टूटता है, ये भी नहीं टूटता है, लेकिन 4 का तो वर्गमूल निकलता है 2, और 5 भी नहीं टूटता है, 6 भी नहीं टूटेगा, 7 भी नहीं टूटेगा, 8 भी नहीं टूटेगा, टूटेगा कौन? 9। तो 9 का भी क्या आता है? वर्गमूल 3 आता है, जो कि दोस्तों ये टोटल आपका परिमेय संख्या है। ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं ना? ये कहा था कि जो धनात्मक पूर्णांक होती है उसका वर्गमूल क्या अपरिमेय संख्या होती है? यदि नहीं होती है तो उदाहरण देने कहता है, सिंपल हम दे देंगे। हाँ, ये गलत कथन है कि सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल जो है वह क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? परिमेय संख्या भी हो सकती है। तो हमको उदाहरण देना है, किसका हो सकता है? या फिर √4 का दे दीजिए, 9 का दे दीजिए, 25 का दे दीजिए, किसी एक का आपको लिखना है। तो प्रॉपर तरीका से आंसर किस तरह से लिखना है देख लीजिए। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? नहीं, है ना? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि √4 है ना, ये 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है, जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप प्रश्न को समझ सकते हैं, है ना? नहीं सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि √4 यानी कि 4 का वर्गमूल, यहाँ पर आप 9 का भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 25 का भी लिख सकते हैं, 36 का भी लिख सकते हैं, किसी का वर्गमूल जो कि क्या होता है कि परिमेय संख्या, मतलब कि √4 का यानी कि 4 का वर्गमूल परिमेय संख्या होती है। तो यही हमको उदाहरण देने कहा रहा था, हम उदाहरण दे दिए, और √4 का जो वर्गमूल टूट के आया है ये आपका बिल्कुल अपरिमेय संख्या नहीं है। ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। और इसी का तो एग्जाम्पल उन्होंने मांगा था, हम दे दिए। दोस्तों अब इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इससे आगे प्रश्न किस प्रकार से आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है देख लीजिए, कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो आप अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को बनाने से पहले आपको थोड़ा सा ना पाइथागोरस का नॉलेज होना चाहिए। पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसका नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, है ना? पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होता है समझिए। जैसे कि समकोण त्रिभुज पर ये प्रमेय लागू होता है ना। समकोण त्रिभुज में ये वाला आपका क्या होता है? आधार होता है ना? ये वाला क्या होता है? आधार। और ये वाला क्या होता है? आपका लंब होता है। और ये वाला आपका क्या होता है? कर्ण होता है। तो समकोण त्रिभुज में हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना? समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी कर्ण जो होता है ना ये दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का वर्ग जो होता है ये बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के क्या होता है? वो बराबर होता है। तो यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि यदि ये कर्ण का ये समकोण त्रिभुज है, यदि आधार इसका 2 सेंटीमीटर रह गया या फिर किसी चीज में रह गया, अगर ये 1 सेंटीमीटर में रह गया, तो ये कर्ण जो होगा इसका वर्ग करेंगे तो कितना होता है? 4। इसका वर्ग करेंगे तो ये कर्ण आ जाएगा आपका √5 आ जाएगा। जैसे इस फॉर्मूला कहता है, क्या कर रहा है कि कर्ण का, हाँ अच्छा, ये कर्ण को हम H से सूचित करते हैं, ठीक है, और आधार को हम B से सूचित करते हैं, और लंब को हम P से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? B का स्क्वायर। तो यहाँ पर समझिए
कि h तो अभी निकलेगा ना, h कुछ नहीं है, ये 1 है, मान लिए है 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर p का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b कितना हो जाएगा, b है आपका 2 का स्क्वायर, तो यहाँ h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है ना, बराबर क्या हो जाता है, देखिए आप कि यहाँ पर हो गया आपका 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4। तो अब इसको अगर जोड़ दें, हम क्या कर दें, जोड़ दें, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाता है आपका h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर अगर यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटा दें, यहाँ से क्या करें, अगर हम स्क्वायर को हटा रहे हैं तो इधर आके क्या चढ़ जाएगा रूट, यानी कि h बराबर आपका हो जाएगा √5, क्या हो जाएगा √5। तो ये करना आपका कितना आ जाएगा √5, ठीक है। तो इसी चीज का हम प्रयोग करके अभी संख्या रेखा पर क्या करेंगे, √5 को हम दर्शा देंगे। इसको आप देख लिए होंगे, है ना। देखते हैं संख्या रेखा पर किस तरह से इसको दर्शा सकते हैं, देखिए तो सबसे पहले संख्या रेखा को लिख लेते हैं ना, दर्शा लेते हैं इस तरह से, रुकिए इस तरह से। तो संख्या रेखा में यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर आपका क्या होगा 0, यहाँ पर क्या होगा 1, यहाँ पर क्या होगा 2, यहाँ पर क्या होगा 3, आपका मन जहाँ तक लिख सकते हैं ना। तो हमको क्या करना है कि आधार कितना रखना था 2, तो हम एक लाइन को क्या करेंगे 2 तक लिख जाएंगे, ठीक है। और ऊपर क्या लेना था 1 लेना था, ऊपर कितना लेना था 1 लेंगे और इस क्या करेंगे, इस रेखा को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना लेंगे 2 लेंगे और यहाँ से कितना लेंगे 1 लेंगे, तब ना करना √5 आने वाला है, तो अपना ये भुजा कितना आ जाएगा √5 आ जाएगा। अभी आपको दिखाए थे हम, है ना। तो अब क्या करना है कि संख्या रेखा पर हमको क्या करना है, इसको √5 को दर्शाना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका पता होगा कि यहाँ से यहाँ तक 1 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ऑटोमेटिक ये करने कितना आ जाएगा आपका √5 आ जाएगा। तो ये क्या कीजिएगा, आप डिवाइडर को यहाँ से लेके यहाँ तक बैठाइएगा और यहाँ से यहाँ तक ऊपर जाते हैं या फिर आप डिवाइडर को लेके नीचे आते हैं, तो आपका जो संख्या रेखा पर √5 को ही दर्शाया जाएगा। तो यहाँ पर अगर नीचे इस तरह से जाते हैं तो यहाँ पर आता है, ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर, तो किसी तरह से आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर इस रेखा पर यहाँ से लेके यहाँ तक ये √5 को दर्शाया हुआ चल गया। यहाँ पर कोई एक बिंदु मान लीजिए जैसे M, तो यहाँ पर लिख लीजिए कि M बिंदु √5 को दिखाता है है ना। इस तरह से आपका प्रश्न हो गया कंप्लीट। दोस्तों हम इस प्रश्न को यानी कि प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट कर चुके, और भी एक प्रश्न है वह बिना डिवाइडर यानी कि कह सकते हैं बिना डिवाइडर से वो नहीं बनने वाला है, तो उसको आप हम क्या करेंगे कॉपी में बता देंगे, ठीक है। तो इस चैनल को बहुत ज़्यादा आप लोग प्यार दीजिए, चूँकि नया चैनल है, अपना दोस्तों में शेयर कीजिए और बताइए आपको जैसे पढ़ने में ठीक लग रहे हैं या फिर गलत लग रहे हैं, जैसे भी लग रहे हैं अपना दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर लग रहे हैं बढ़िया पढ़ा रहे हैं तो अपना दोस्तों को भी बताइए कि हाँ इस चैनल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है, और पूरा का पूरा हम मेहनत करेंगे आपके लिए अच्छा से अच्छा बेटर से बेटर देने बेटर से बेटर पढ़ाई देने का, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।